हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। आज बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट के बहुत ही बेहतरीन टीचर से इंट्रोडक्शन कराने चल रहे हैं, शुभम सर। जो सुधाकर सर क्लासेस में बहुत ही टाइम से, ठीक है, मैथ के फैकल्टी हैं। अब आपको ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन भी मटेरियल प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन टीचर वाकई में, ठीक है, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन में ये हमेशा रहते हैं, देखते रहते हैं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, और वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो शुभम सर का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करते हैं। आइए शुभम सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम शुभम सोनी है और मैं सुधाकर सर के ऑफलाइन सेंटर में बहुत दिनों से पढ़ा भी रहा हूँ। और आज मैं अब आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा। क्लास 9th और 10th की रेगुलर बेसिस पे आपको मैं यहाँ क्लास प्रोवाइड करूँगा और मेरी ये कोशिश रहेगी पूरी कि जितना अच्छा से अच्छा हो सको आपको पढ़ाएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और मैं यहाँ पे सुधाकर सर को इस बात के लिए भी धन्यवाद कहने वाला हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि जो है मैं ऑनलाइन पढ़ाने इनके पैनल पे आ गया। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहाँ पे क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री बस नाम सुनने से ही नहीं हो जाता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री नाम सुन लिए और डायरेक्ट चले आए। अब आपको हम फॉर्मूला बता दिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये मैं बता दूं और आपको कहें चलिए ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द होता है, जैसा कि आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री ये हमारी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं और जो संबंधित प्रॉब्लम होती है एंगल से संबंधित उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप वो ये बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आप लोग ये लिख भी लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics that deals with the angles and problems related with and problems related with measurement of angles, measurement of angles। फिर से मैं आपको इसका हिंदी में भी मतलब बता दे रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे मैथमेटिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम एंगल से संबंधित एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं और एंगल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन हो गई। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स से जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया। फिर मैं अब आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री ये एक ऐसी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा राइट एंगल ट्रेंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। इसके अलावा किसी और ट्रेंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री को नहीं सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो केवल और केवल राइट एंगल्ड ट्रेंगल में। अब आप जानते हैं राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है। देखिए मैं आपको राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे बता रहा हूं।
ए बी सी, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ पे आपकी 90 डिग्री का बना होता है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूँ कि जिनको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने ये जो साइड होता है ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। और एक साइड इसमें परपेंडिकुलर होता है और एक आपका बेस होता है। ये तो मैंने अभी बता दिया कि एक साइड परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, लेकिन आप ये भी जान सकते हैं कि किसको हम परपेंडिकुलर कब मानेंगे और किसको बेस हम कब मानेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपको पता है अगर ये 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे भी कुछ एंगल्स बनते हैं और यहाँ पे भी कुछ एंगल्स बनते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा थीटा एंगल्स बनता है। क्या बनता है? थीटा। जो एंगल्स होते हैं उनको जिससे डिनोट किया जाता है वो क्या कहलाता है? थीटा कहलाती है। क्या कहलाता है? थीटा। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आप मैं पूछूं कि थीटा के रेस्पेक्ट में आप बताइए कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। क्या बनता है? परपेंडिकुलर। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर ही बनता है हमेशा। और मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने जो आपकी, 90 डिग्री के सामने भी बोल सकते हैं या आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो आपका हाइपोटेनियस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस कहलाता है। और अब बचे हुए साइड जब थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हो गया या लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस हो गई, तो बची हुई साइड अब क्या है? बीसी है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? बेसी कहलाएगा। तो क्या अब आपको यहाँ पे हम ये उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों को कि आप लोग ये बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कब हम किसको हाइपोटेनियस मानते हैं, कब परपेंडिकुलर मानते हैं, कब किसी चीज को हम बेस मानते हैं। चलिए, अब अगर ये हो गया तो मैं आपको दूसरे स्लाइड पे अब लेके चलते हैं और वहां पे आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताते हैं। ये आपको पता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है ये आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, और जो फॉर्मूलाज होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। एक होता है आपका साइन, यहाँ पे मैं एंगल्स को थीटा मान के चल रहा हूँ। एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका टैन थीटा, एक होता है आपका कॉट थीटा, एक होता है आपका सेक थीटा, और एक होता है आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा। अब अगर मैं बात करूं साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये आपका मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जहां पे 90 डिग्री है। सपोज करिए मैं यहाँ पे इसको ए मान लिया, को बी मान लिया, को सी मान लिया, और यहाँ पे मैं थीटा मान लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में आप कैसे कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। क्योंकि जो वैल्यू पुट करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो भी मैं बता दूंगा कि क्या है, लेकिन आपको ये सीखना है कि ये जो रेशियोज होते हैं उनमें जो वैल्यू होती है, पी की वैल्यू, एच की वैल्यू, बेस की वैल्यू, वो कैसे रखते हैं। जैसे आप जानिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। क्या होती है? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी मीन्स परपेंडिकुलर एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा आपका क्या होता है?
कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बी अपॉन एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बी अपॉन एच। बी अपॉन एच, बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस। इन द सेम वे tan theta stands for tan theta is equal to p upon b. P upon b. P stands for perpendicular and b stands for base. Cot theta. Cot theta is the reciprocal of b tan theta. It means if tan theta is equal to p upon b, then you can easily write cot theta is equal to b upon p. Okay. Now come on the sec theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta. If the cos theta is equal to b upon s, then you can easily say that sec theta is equal to h upon b. It means hypotenuse upon base is the sec theta. Cosec theta. Cosec theta is the reciprocal of sin theta. If the sin theta is equal to p upon h, then the cosec theta is equal to h upon p. Have any problem in the trigonometric ratios? It must be learned by you. Okay. And there is also a trick through which you can learn it. As you know that the trick is Pakistan भूखा प्यासा Hindustan हरा भरा. First you write that P stands for Pakistan, B stands for bhukha, P stands for pyasa, H stands for again Hindustan, here again H stands for hara and B stands for bada. Hara bhara. Sorry, I say it is a bhara. Now you draw a line. Okay. And simply write here the all trigonometric ratios that I have mentioned here. Listen. Sin, cos, tan, cot, sec and cosec. Now you see sin p upon h, cos theta b upon h. You can easily cos theta, see here, cos theta is equal to b upon h, cos theta b upon h, tan theta p upon b, and then from here you say that cot theta is equal to b upon p. Now from inverse downside you see that cot theta is equal to b upon p, sec theta is equal to h upon b, cosec theta is equal to h upon p. In the same way you can also learn this formula. Okay. Now you can also learn this trick by another name. What is that? I tell that Pakistan bhuka pyasa, Hindustan hara bhara, or you can also say that Pandit Badri Prasad har har bole. Pandit Badri Prasad har har bole. You can also learn in that formula in this way. Now the next topic that I have to told you here, that is reciprocal relation. Now see the reciprocal relation. Reciprocal relation. Reciprocal relation. The first reciprocal relation is sin theta is equal to 1 upon cosec theta. Okay, this is the first reciprocal relation. Another sec theta, or you can also write cos theta. Cos theta is equal to 1 upon sec theta. Okay, and the next reciprocal relation is tan theta is equal to 1 upon cot theta. And also there are some other relations that you have to say here, that tan theta can also be expanded in the form of sin theta upon cos theta, and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. This is the reciprocal relation. Sin theta is equal to 1 upon cosec theta, cos theta is equal to 1 upon sec theta, tan theta is equal to 1 upon cot theta,
tan theta can also be expanded in the form of sin theta upon cos theta. Cot theta can also be expanded in the form of cos theta and sin theta. And there are also another some formulas which I have to note down here. Now you can note it down here. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. From this formula, another two formulas also derive. See how it will come. Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. In the same way, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. It means by learning a single formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1, you can also learn this formula. Have any problem? Now come on the second formula. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. And from this formula, another two formula will be derived. That comes sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and the another formula that will come here, sec square theta, theta is equal to 1 plus tan square theta, 1 minus sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. It means sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Then sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. Okay? Have any problem? Same listen that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and from this formula you can derive another two formulas, that is cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, and the another is sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. In the same way, the another formula that will come that I have right here is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So therefore 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. Now the last formula that come here is that cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, and from this formula another two formula will be derived, that is called 1 plus cot square theta, 1 and when minus comes from left hand side to right hand side, it becomes plus cot square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. In the same way, cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta. These are the formulas which you have to be learned for solving a problems related with the trigonometry. So I request to all of you that if you learn the formula in a better way, then you can easily solve the trigonometric chapter, and if you don't learn the formula, then there is a lot of problems you have to face, because in the beginning there is not a critical problem, but after the exercise goes on, it means जैसे जैसे आपका exercise आगे चलता जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम्स क्या होंगी, कठिन होती जाएंगी. इसलिए और वो सारे आपको फॉर्मूले पे ही डिपेंड है. अगर जितना ज़्यादा अच्छा आपको फॉर्मूला याद रहेगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक लगा पाएंगे. और दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है वो आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड होती है. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा ट्रिग्नोमेट्री होता जाएगा. तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कोई ट्रायंगल रहता है तो उसमें कैसे हम P मानते हैं, कैसे H मानते हैं, अभी मैंने बताया. अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन ये कहा जाता है, सिंपल सा है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. कहेगा कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दे दी जाए और कहा जाए देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आपको सभी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं. देन फाइंड ऑल अदर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करिए, सॉल्यूशन यहाँ डाला आपने, यहाँ पे लिखिए गिवन। देखिए मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप सीबीएसई मीडियम पढ़ते हैं, मैं खुद भी सीबीएसई मीडियम पढ़ा हुआ हूँ, तो अगर आप जितनी अच्छी लैंग्वेज लिखते हैं, क्योंकि सीबीएसई कहता है कि अगर आप सीबीएसई मीडियम पढ़ रहे हैं तो आपको लैंग्वेज, मैथ में लैंग्वेज लिखना एक बहुत ही अच्छी कला होती है। लैंग्वेज भी फ्रेमिंग करने आपको आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको साइन थीटा 4/5 दिखा तो आप लिख दीजिए साइन थीटा 4/5 और फिर आप लगा दीजिए। लिखिए बाकायदा कि क्या कह रहा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, तब आप जो है सही रूप से मैथ के कह जाएंगे कि हाँ भैया मैथ हमको अच्छे से आती है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है गिवन, जैसे कि साइन थीटा अगर आपको यहाँ पे दिया गया है 4/5 और पूछ रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए अदर, तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अब आपके कौन कौन से बाकी हो गए, जैसे कॉस थीटा हो गया, साइन तो दिया ही है, आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उसमें से आपको कितना दिया गया है, एक दिया गया है साइन, तो बच्चे कितने हैं 5, और वो कौन कौन से हैं, एक है आपका कॉस, एक है आपका टैन, एक है आपका कॉट, एक है आपका सेक और एक है आपका कॉसेक। तो वो अब आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे अब बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले जब कभी भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप ट्रेंगल बनाइए, एक राइट एंगल ट्रेंगल आप बना लीजिए। राइट एंगल ट्रेंगल बनाइए, इसकी नेमिंग कर दीजिए कुछ। सपोज करिए मैं यहाँ पे इसका नाम ए रख देते हैं, यहाँ पे बी रख देते हैं, यहाँ पे सी रख देते हैं, और यहाँ पे मेरा 90 डिग्री हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड, यहाँ पे कोई ट्रेंगल का नाम नहीं दिया गया है कि आपका ट्रेंगल ए बी सी है, यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है। जब ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो आप थीटा के फ्री हैं कि आप थीटा कहीं पे भी मान सकते हैं, चाहे आप यहाँ मान लीजिए चाहे यहाँ मान लीजिए। मैं मान लीजिए अगर यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ, अगर मैंने थीटा यहाँ पे मान लिया तो सबसे पहले आप ये बताइए, मैंने बताया था कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी अब आप पे फिक्स हो गया ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। और ये क्या है आपका 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस। तो अब बचा क्या, बीसी। अब बचा बीसी तो क्या बचा है, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो बचा तो सिर्फ आपका बेस ही ना। तो बीसी इसका मतलब क्या हो गया, आपका बेस हो गया। सबसे पहले आपने ये बना लिया। अब जब आप ये बना लेते हैं तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व आउट हो जाता है। अब साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। और यहाँ P की वैल्यू दी गई है आपको क्या, 4, और ये दिया गया है 5। ठीक है, तो सिंपली आप P की जगह यहाँ पे 4 लिख दीजिए और H की जगह यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए। इतना काम कर दीजिए। इतना काम करने के बाद अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके 5 अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको बेस भी इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, बेस भी इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो यानी आपको यहाँ पी तो पता है, एच भी पता है, तो बेस भी तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है आप बेस भी फाइंड आउट करिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बेस भी फाइंड आउट कर देता हूँ। बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिख ही रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, और बचपन से हमने पढ़ के आया हुआ है क्लास 8 में 7th में कि जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहे उसमें कोई भी दो साइड्स दी रहे तो थर्ड साइड का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप यहाँ पे लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये पी कैपिटल पी रहेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस आप देखिए सीधे क्या है, ए सी है, तो आप यहाँ पे हाइपोटेनियस की जगह ए सी लिखिए, ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह क्या है, ए बी है, तो आप यहाँ पे ए बी का स्क्वायर लिखिए। और बेस की जगह क्या है आपका, बी सी है, तो आप बी सी का स्क्वायर लिखिए। जब आपने यहाँ पे लिख दिया, अब ए सी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 5 दिख रही है, तो आप सिंपली, चलिए मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ए सी की जगह आपको 5 लिखना है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपका ए बी है, ए बी कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर। और बी सी क्या है आपका, फाइंड आउट करना है, तो बी सी को एज इट इज लिख दिया, बी सी का होल स्क्वायर। अब 5 की स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी सी का होल स्क्वायर। फिर से देखिए मैंने क्या कहा कि पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे थर्ड साइड फाइंड आउट करूँगा, और वो थर्ड साइड है आपकी बेस बी सी, और यहाँ पे वो बेस कहला रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ हाइपोटेनस आपको फिगर में दिख रहा है क्या है, ए सी है, तो मैंने लिखा इसको ए सी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी है, तो मैंने इसको लिखा ए बी का होल स्क्वायर। और बेस क्या है आपका, बी सी है, तो मैंने लिखा इसको बेस बी सी का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पे ए सी की वैल्यू मुझे 5 दिख रही थी, तो 5 का स्क्वायर लिखा। ए बी की वैल्यू 4 दिख रही थी, तो 4 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू बी सी ऐसे लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसको 25 माइनस ये प्लस 16 इधर आएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड, व्हेन इट कम्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड देन देयर साइन विल बी चेंज, एंड नाउ इट बिकम्स माइनस 16 इक्वल्स टू बी सी का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 जो आएगा वो आपका आएगा क्या, 9, क्या आएगा 9 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ जो 9 आपका आया है, 9 बराबर बी सी का स्क्वायर, वो हो जाएगा, आप जैसे ही 9 को व्हेन स्क्वायर कम्स फ्रॉम दैट साइड टू दैट साइड इट कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर रूट इक्वल्स टू बी सी, एंड यू कैन इजीली राइट 9 3 into 3. Have any problem? And you know that in the square root a pair of two numbers when comes out from the square root it converted into a single number. There is a pair of 3, after coming out from the square root it converted into a single number, that is called 3. It means the base BC has 3 units. Now you can easily find out the base, and when all the values, now you see here that all the values are come here. Now you can easily find out all other trigonometric ratio. See how you can find out. Now I will erase it. Now cos theta इज इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन एच। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है आपकी 3. You can also write as BC upon AC because B base here is stands for BC and hypotenuse here is AC, and you can easily write BC is equal to 3 unit and AC is equal to 5 unit. It means cos theta is equal to 3 upon 5 unit. Have any problem? Now the other trigonometric ratios is tan theta, and the tan theta stands for perpendicular upon base. Tan theta is equal to P upon B. And here you can again see figure that here is the perpendicular is 4 and the base is 3. Okay, it means that value of tan theta is equal to 4 upon 3. Cot theta is equal to क्या होता है अब आपका b upon p होता है। तो यहाँ b कितना है 3 होता है और p कितना है 4 हो गया। ठीक है, सारी वैल्यू आपको यहाँ पे आसानी से पता है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले फोकस ये करो कि सारी वैल्यू आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। जब आपको सारी वैल्यू यहाँ पे दिखेगी तब आप सारे अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा यहाँ पे सेक थीटा। और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन
बी होती है। क्या होती है? एच अपॉन बी होती है। तो एच की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या है? 5 है। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बी की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे? 3 है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 5/3 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन पी होता है। तो कॉसेक थीटा, एच की वैल्यू क्या है? 5 और पी की वैल्यू क्या है? 4। इस तरीके से जब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया रहे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो इस तरीके से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू क्लास। क्या नहीं कर रहे हैं इतना बता दो। सब आज